गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। जैसे कि सूरज पटेल ने कमेंट किया था, सर प्रोटोजोआ को समझा दीजिए। तो अगर आपने यूकैरियोटिक समझ लीजिए तो प्रोटोजोआ इसी में समझ में आ जाएगा तब। और जो सुप्रिया सिन्हा का कमेंट है कि सर IAS या UPSC में अधिकतर IITians क्यों सेलेक्ट होते हैं, उसका कहना जायज़ सही है, उसका कहना भी सही है। तो सबसे पहले यह समझना होगा कि IAS के मैंने प्रीलिम्स में समझाया था पेपर में कि उसमें एक तो GS पेपर फर्स्ट होता है जिस पर मेरिट बनती है, जो 100 क्वेश्चन होते हैं मेरिट उसी बनती है। और जो उसमें GS पेपर सेकंड जिसमें 80 क्वेश्चन आता है, जिसमें 27 क्वेश्चन आपको काट पीट के पासिंग मार्क के लिए चाहिए, यानी 66 नंबर 200 में। लेकिन वो UPSC वालों ने इतना बदमाशी किया है अब जा कर के 2018 के बाद से कि वो चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आए ही ना, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आए ना। उन्होंने CSAT को इतना टफ कर दिया है कि ग्रामीण बच्चे सक्सेस ही नहीं हो पाते हैं, CSAT में ही फेल हो जाते हैं। जैसे मेरा ही गड़बड़ा जाता है हमेशा CSAT में, उसी से CSAT से तंग हो गया हूँ मैं भी। लेकिन इस बार तो सोचा है कि CSAT को एकदम तैयार करना ही है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, चूँकि मैं उसको भुगता हूँ। और GS तो हमेशा बढ़िया जाता है, GS में तो कोई दिक्कत नहीं रहता है, लेकिन समस्या CSAT में आती है। तो जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा एकदम सही पूछा है। और एक चीज़ समझ लीजिए कि जैसे कि अगर 800 सीटें आती है, 800 या 1000 सीटें आई तो 10 गुना बुलाएगा उसके मेंस के लिए, 13 गुना बुलाता है, 13 गुना या 10 गुना। इस बार तो 10 गुना बुलाया है। तो जैसे 13,000, तो उसमें 13,000 में अधिकतर इंग्लिश मीडियम के बच्चों को छाटा उसमें सेलेक्ट किया जाता है। सोचो ना, सिंपल से मतलब है कि हिंदी और इंग्लिश के साथ कितना भेदभाव किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हिंदी इंग्लिश में लिखा रहता है स्टील प्लांट, अब उसको जब GS लिखेगा ना तो स्टील प्लांट की जगह लिख देगा वृक्ष संयंत्र, लिखेगा वृक्ष संयंत्र। अब बताओ, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। इंग्लिश में लिखा रहेगा जो है ना नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, तो हिंदी में लिख देगा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इंग्लिश में लिखा रहेगा नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट और हिंदी में लिख देगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब दोनों में कितना अंतर है। हिंदी मीडियम का बच्चा गलत करेगा ही गलत करेगा, क्योंकि और UPSC ने सिर्फ साफ साफ कहा है कि मैं जब भी सही करूंगा तो इंग्लिश मीडियम को, अगर मान लीजिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अगर क्वेश्चन में डिस्प्यूट उत्पन्न होता है तो हमेशा किसे सेलेक्ट किया जाएगा, हमेशा सेलेक्ट किया जाएगा इंग्लिश वाले को सही माना जाएगा। इस बार देख लो, जैसे इस बार तो इंटरनली रिपोर्ट आया है कि इस बार तो जो UPSC है 88 नंबर पर मेरिट बना है। सोचो, मात्र 44 क्वेश्चन जिसने GS में सही किया है वो सिलेक्ट हुआ है इस बार। इंटरनली मेरे पास उसका खबर आया है। अब इतना, अब ये मतलब मिला कि मेरे ऑफिशियली भी, क्योंकि ऑफिशियली कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इसमें CSAT इतना टफ कर दिया है 2 साल से, तो CSAT इतना टफ कर दिया कि बच्चे जल्दी पास ही नहीं हो सकते। इसलिए, और चूँकि जो इंजीनियर्स वाले होते हैं, IITians होते हैं, इनके मैथ रीजनिंग ये सब होते हैं, तगड़े होते हैं, इसलिए आसानी से GS में 45-46 क्वेश्चन वो सही कर लेंगे। मरते जीते उतना तो कर ही सकते हैं, उतना तो आराम से अगर कोई व्यक्ति पढ़ा हो तो कर ही सकता है। CSAT आसानी से पास हो जाते हैं। फिर जब मेंस में पहुंचते हैं तो GS पेपर जो 3 वाला होता है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है, उसमें अच्छा खासा नंबर। GS पेपर 3 जो होता है मेंस का, वो दूसरे के लिए तो टफ होता है, लेकिन IITians और मैथमेटिशियन के लिए वो ईजी पड़ जाता है। और उसके बाद ऑप्शनल जो अपना चूज करते हैं, तो अगर मान लीजिए कि IITians हो गए तो वो अपना मैथ ऑप्शनल चूज कर लेंगे। और मैथ एक ऐसा विषय होता है कि जिसमें नंबर जल्दी कटता नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि IITians का रीजन यही है। और मेंस में भी देखना, प्रीलिम्स में भी क्वालिफाइड करने वाले, सबसे पहली बात तो हिंदी मीडियम को प्रीलिम्स में ही छाड़ दिया जाता है ना। चलो, फिर अगर तैयारी करना होगा तो फिर बताना, नहीं तो फिर मुझे लगता है कि वनडे एग्जाम का तैयारी करवा जाए। कैसे बच्चों को लगता है कि UPSC का डोज इस पर ले नहीं पाएंगे ना, उतना पढ़ नहीं पाएंगे। कौन पढ़ेगा 6-7 घंटे रोज, 8 घंटे पढ़ना पड़ता है। सिलेबस कंप्लीट कराने का मतलब काफ़ी वक्त लगेगा ना। चलो, फिर भी अपना डाउट पूछते रहा करना, जो भी होगा। चलिए हम आते हैं आज प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। चलिए हम इसको, इन बातों को समझते हैं बड़े आसानी भाषा में। इनमें प्रारंभिक अविकसित केंद्रक होता है। प्रारंभिक अविकसित केंद्रक का मतलब कैसे कर रहा हूं मैं, देखो मैं दो कोशिका बना रहा हूं। ये 2 कोशिका बनाया मैंने, इसको मान लो नाम दे दिया इसका प्रोकैरियोटिक। क्या नाम दिया इसका? प्रोकैरियोटिक। और एक दूसरा बना रहा हूं यूकैरियोटिक। यू का मतलब होता है सच्चा। यू का मतलब क्या होता है? सच्चा या सत्य। और प्रो का मतलब होता है
जैसे प्राइमेटिव नहीं बोलते, प्रो का मतलब शुरुआती जैसे शिशु होते हैं, और एक जो बड़ा हो जाता है 18 वर्ष का तो हम कहते हैं प्रौढ़, जब छोटा होता था कहते हैं शिशु, और तो उसको मतलब प्रो यहाँ पर उससे लेना, शिशु से लेना। और यू का मतलब प्रौढ़, जैसे 18 वर्ष के बच्चे जब हो जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो प्रौढ़ हो गया है, तो बस वो वाला समझना। तो ऐसी कोशिकाएं प्रारंभिक अविकसित केंद्रक होता है। अविकसित केंद्रक का मतलब इसमें समझ लेना कि केंद्रक जो होता है जिसमें डीएनए रखे गए होते हैं, इसके चारों ओर क्या मिलता है, केंद्रक। मतलब केंद्रक जो मिलेगा उस केंद्रक के चारों ओर क्या मिलेगी, एक मेम्ब्रेन भी मिलेगा, यानी कि हम कहेंगे कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन मिलता है। यूकैरियोटिक में क्या मिलता है भाई, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। जबकि इसमें जो डीएनए या डीएनए होगा उस डीएनए के चारों ओर केंद्रक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख लो ना, मैंने कहा न्यूक्लियस बनाया, इसके चारों ओर मेम्ब्रेन मिलेगा, इसके चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा। तो यही करा है कि इनमें प्रारंभिक अविकसित केंद्रक होता है। केंद्रक तो होगा लेकिन विकसित नहीं है, क्योंकि उसके चारों ओर केंद्रक कला नहीं है। केंद्रक कला मतलब होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। इसमें देखो मैंने यूकैरियोटिक में क्या बनाया है कि न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, केंद्रक। इसे कहते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, जो चारों ओर मिलता है। मेम्ब्रेन को हिंदी में शायद बोलते हैं झिल्ली बोलते हैं, झिल्ली। तो केंद्रक झिल्ली मिलता है या केंद्रक कला बोलते हैं, और इसमें केंद्रक कला नहीं मिलता। देखो और इसमें क्या दिया है, इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक होते हैं। इनमें केंद्रक क्या होंगे, पूर्ण विकसित। डीएनए के चारों ओर क्या मिलेंगे इनमें जो डीएनए होगा, ये जैसे मान लो कि डीएनए है, ये जो मेरे डीएनए, इस डीएनए के चारों ओर क्या मिलेंगे, डीएनए को जो चारों ओर से लपेटे हुए क्या मिलेगा, हिस्टोन प्रोटीन मिलता है। लेकिन इसमें जो डीएनए होता है, डीएनए मतलब यूकैरियोटिक में चारों ओर क्या मिलेगा, हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होंगी वो बेचारे ऐसे ही नंगे ही रहेंगे, इनके चारों ओर हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलेगा। ठीक है, बातों को समझते चलो कि इनमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन रहित का मतलब होता है कि बिना हिस्टोन प्रोटीन का होता है। और इनमें क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इनमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन सहित होता है, जिससे मैंने बताया। इसमें देखो चारों ओर क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। फिर है केंद्रक कला तथा केंद्रिका अनुपस्थित होते हैं। मैंने जो बताया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला मतलब ये सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं केंद्रक कला। इनमें देखो केंद्रक कला अनुपस्थित है ही नहीं। इसमें केंद्रक कला तथा केंद्रिका उपस्थित होते हैं, दोनों ये विकसित अवस्था में रहेगा। फिर कोशिकांग मतलब होता है कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग। जैसे कोशिका के बहुत अंदर अंग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो आरएनए पाया जाता है। फिर अंतःप्रद्रवी जलिका, हिंदी में इसको गड़बड़ है, इंग्लिश में देखो रेक्टिकुलम बोलते हैं इसको। फिर लवक, इसमें लवक भी पाया जाएगा यूकैरियोटिक में। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। मतलब कोशिकांग, कोशिका के अंदर बहुत से अंग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आर्गेनेली। कोशिकांग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्गेनेली। तो कुल कई आर्गेनेली इसमें मिलते हैं यूकैरियोटिक में। लेकिन प्रोकैरियोटिक में आर्गेनेली में सिर्फ क्या मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। केंद्रक होगा वो भी बिना केंद्रक झिल्ली का। और न तो गाल्जी काय मिलेगा। गाल्जी काय का काम क्या है, प्रोटीन संश्लेषण करना। अंतःप्रद्रवी जालिका का काम क्या है, जिसको रेक्टिकुलम बोलते हैं, यानी कि कोशिका को मजबूती प्रदान करना। लवक का क्या काम है, पेड़ पौधे में पाया जाता है, जो कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाने में मदद करता है। लवक 3 होते हैं ना, उसमें जो क्लोरोप्लास्ट पड़ते हैं, हरित लवक, पेड़ पौधों को भोजन बनाने में मदद करता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया मतलब जिसमें श्वसन की क्रिया होती है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये सब अनुपस्थित होते हैं। ये चारों, गाल्जी काय, अंतःप्रद्रवी जालिका, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होते हैं इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाएगा, गाल्जी काय भी पाया जाएगा, और अंतःप्रद्रवी जालिका भी पाया जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब पूरे विकसित अवस्था में मिलेंगे। हम लोगों को जो बना है, हम लोग यूकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। फिर देखना, शोषण कोशिकाओं में होता है। इनमें जो लिक्विड पाया जाता है ना, इस लिक्विड को क्या कहा जाता है, इनमें लिक्विड को कहा जाता है कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। मतलब इनमें और इनमें जो पाया जाता है उसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। तो इनमें जो श्वसन की क्रिया होती है, जो हम लोग भोजन करते हैं, तो जो उससे ऊर्जा में कार्बोहाइड्रेट जब ऊर्जा प्रदान करता है, तो जो हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वो श्वसन की क्रिया। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वो श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, इनमें श्वसन की क्रिया जो होती है, इनमें जो पाई जाने वाली द्रव होती है, जो कोशिका द्रव्य होती है, इस कोशिका द्रव्य में वो श्वसन की क्रिया होती है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल कुछ याद रखना कि इसमें जैसे आते हैं, हम लोग बोलते हैं ना नीली हरी शैवाल,
इसमें आते हैं नीली हरी शैवाल। सबसे पहले धरती पर आने वाले यही जीव थे। तो अगर पूछा जाए कि धरती पर मानव पहले आए थे कि पहले जीव आए थे, तो पहले जीव आया था। वो भी कौन सा जीव? नीली हरी शैवाल। इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। और कौन इसमें आते हैं? जीवाणु या बैक्टीरिया इसमें आते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जीवाणु या बैक्टीरिया। नीली हरी शैवाल के बारे में इतना याद रखना कि जब धरती पर कोई पूछे कि धरती पर सबसे पहले ऑक्सीजन आया कि जीव आया, तो सबसे पहले नीली हरी शैवाल आए थे। यही धरती पर आए। बिना ऑक्सीजन के जीवित रहता है और वायुमंडल से अन्य गैसों को अवशोषित करता है। कौन सा गैस छोड़ता है? ऑक्सीजन। धीरे धीरे पृथ्वी पर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किसने किया था? नीली हरी शैवाल, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे कहते हैं। और धरती पर जीवन लाने के लिए जिम्मेदार यही है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये हमारे देवता है, यही कहो कि हमारे जन्मदाता है। धरती पर इसी ने जन्म दिया। आज भी पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन शुद्ध करने वाला अगर कोई है तो वो नीली हरी शैवाल है। आज भी डायटम्स, नीली हरी शैवाल, यही सबसे आगे आज भी है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन आते हैं? इसके एग्जाम्पल यूकैरियोटिक में कौन कौन है भाई? तो जो प्रोटोजोआ वर्ग में आते हैं। प्रोटोजोआ वर्ग में कौन कौन आते हैं? जैसे कि अमीबा हो गया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब जो आएंगे। मानव इसी में आते हैं। इसी में मानव, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं ना, जीव जंतु पेड़ पौधे अधिकतर सब किस में आएंगे? इसी में आएंगे, क्योंकि सभी यूकैरियोटिक कोशिका वाले हैं। और जो प्रोकैरियोटिक पूछा है, तो प्रोकैरियोटिक, जो उसने प्रोटोजोआ पूछा है, तो मैं प्रोटोजोआ बता रहा हूँ कि वे यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव, यूकैरियोटिक प्लस एक कोशिकीय जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ वर्ग में रखते हैं। क्या बताया मैंने? यूकैरियोटिक एक कोशिकी। अगर यूकैरियोटिक बहुकोशिकी हो गया तब तो वो एनिमेलिया में आ जाएगा या फिर वो प्लांटी में चला जाएगा। लेकिन यूकैरियोटिक है और एक कोशिकी है, वो किस में जाएगा? प्रोटोजोआ में। ये बात याद रखना। और उसका एग्जाम्पल कौन कौन है? तो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। ये सब जो जीव आते हैं इसी में आते हैं कि यूकैरियोटिक और एक कोशिकी जीवों में आते हैं। ठीक है। तो सूरज पटेल, थोड़ा इस पर ध्यान देना। मैंने जो बातें कहा फिर से रिपीट करके देख लेना। तो उसमें आते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब इसमें आते हैं। तो चलिए आज इतना ही। लेकिन इसमें लगता है एक चीज़ भूल गया थोड़ा। यहाँ पर जो मैंने समझाया है प्रोटोजोआ वर्ग में अमीबा, पैरामीशियम, तो प्रोटोजोआ पर जो होता है प्रोटिस्टा है, जो विटेकर साहब ने 5 वर्गीकरण किया है ना, मोनेरा जगत, प्लांटी जगत, प्रोटिस्टा जगत, फिर उसके बाद एनिमेलिया, ये सब जो 5 वर्गीकरण किया, उसमें जो प्रोटिस्टा तीसरा वाला आता है, वो प्रोटिस्टा यही है। यूकैरियोटिक कोशिका एक कोशिकीय जीव होते हैं, उसी के एग्जाम्पल है ये अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब। ठीक है। तो अगर ना समझ में आए तो फिर कमेंट करना। और यूकैरियोटिक में हम सभी आते हैं, जीव जंतु पशु पक्षी जितना भी मैंने बताया, पेड़ पौधे, वो सभी किस में आते हैं? यूकैरियोटिक में आते हैं। अगर अभी भी न समझ में आए तो समझ लेना कि फिर एक बार समझाना मुझे पड़ेगा ना, तो फिर समझाऊंगा, क्या करेंगे। लेकिन कमेंट करना जरूर कि अगर अच्छा लगे तो, समझ में आए तो, फिर उसके बाद देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।